हाय गाइज, वेलकम बैक टू फाइंडर एकेडमी। हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अब तक हम मॉडर्न पीरियड तक आ चुके हैं और पोस्ट मॉडर्न पीरियड हमने लास्ट 2 लेक्चर में डिस्कस किया था। आज जो होगा हमारा पार्ट 3 होगा पोस्ट मॉडर्न पीरियड। काफ़ी कुछ हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो इंडो ग्रीक्स की हम कवर कर चुके हैं। इनका क्या इंपॉर्टेंस था इंडियन हिस्ट्री में, इसको भी हमने देखा था। फिर शाकाज को हम कवर कर चुके हैं, उसमें जो वेस्टर्न सत्रप सिस्टम जो उन्होंने लॉन्च की थी उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो कुशानाज है ना, ये हमारा बचा है। उसके बाद जो है हमारा फिर जो अर्बन सेंटर्स वाला जो पोर्शन होता है, जो इकोनॉमी वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है। फिर जो डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन वगैरह है, तो ये सब हमारा बचेगा, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर तो हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री जो है इसका आर्ट एंड कल्चर जो है मॉडर्न पीरियड से लेके आपके जो दिल्ली सल्तनत तब तक का जो मतलब 1000 साल का जो आर्ट एंड कल्चर होगा, 1000-1500 साल का, वो हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें आज क्या कवर करना है, तो आज हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ कुशानास के बारे में। तो कुशाना का क्या रोल था, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में, और किस तरीके से एक तरीके से जो आपके कुशाना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन हिस्ट्री में, और काफ़ी कुछ जो इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पार्थियंस के बारे में देख लेते हैं। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है, क्योंकि इनका जो इतिहास है ना वो है ही नहीं, मतलब ना के बराबर है। कुछ 100 साल जो इन्होंने रूल किया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और वैसे भी जो पार्थियंस है ना, कुछ कुछ स्टूडेंट्स इनको शाका के साथ कनेक्ट करते हैं कि शाका पल्लवाज ही बोला जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो इंडियन संस्कृत जो टेक्स्ट है उसमें आपको पार्थियंस अलग से देखने को नहीं मिलेगी। इसमें उन्होंने शाका और पल्लवाज को एक साथ ही मतलब मेंशन किया है। लेकिन ऐसा नहीं था कि जो पार्थियंस है वो शाकाजी थे, वो अलग अलग थे, ठीक है। दोनों अलग अलग लाइन्स थी। हाँ, पैरेलल उन्होंने रूल किया है इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। अगर देखा जाए तो जो ग्रीक्स थे और शाकाज थे, इनके इनके कंपैरिजन में इनका जो एरिया था वो काफ़ी स्मॉल था, और इसलिए इतने इनसिग्निफिकेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं है। इसमें बस एक फेमस राजा है गुंडोफोरांस, इसका नाम आपको याद रखना है। अगर प्रीलिम्स में अगर गलती से भी पूछा जाए, मेंस में तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, ऑप्शनल में इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। लेकिन प्रीलिम्स में अगर पूछ लिया कि गुंडोफोरांस फेरोन्स वगैरह जो है, गुंडोफेरेंस वगैरह, ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, किस कौन सा राजा था, मतलब कहाँ से था, तो ये आप याद रख सकते हैं पार्थियन था। तो बाकी इससे ज़्यादा यहाँ पे आपको कुछ जानना नहीं है, क्योंकि इनको जो है ना पार्थियंस को ये इजीली रिप्लेसेबल थे और इतने ज़्यादा डोमिनेंट ही नहीं थे। लेकिन एक बात है आपको यहाँ पे रखने की, ये गुंडोफेरोन जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसके 2 से 3 कारण हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोस्ट फेमस जो पार्थियन किंग था वो यही था। और दूसरी बात ये है कि जो ये जो इसका जो रेन था, इसके टाइम पीरियड पे ही जो सेंट थॉमस नाम से एक जो बोला जाता है कि जो आपका क्रिश्चियनिटी को जो फैलाने के लिए जो पोप वगैरह आया था, सेंट थॉमस, ये इसी के दौरान आया था इंडिया में, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाकी अगर इनकी पॉलिटी अगर देखा जाए, उसकी सोसाइटी अगर देखा जाए, तो इतनी कोई मतलब सेपरेट थी नहीं। बाद में इंडिया में ये एक तरीके से एसिमिलेट हो चुकी थी। इंडियन कल्चर इतना रिच था कि इसमें इजीली इंडिया में मर्ज हो गए, एसिमिलेट हो गए। तो आपको बस पार्थियंस में एक चीज़ याद रखनी है कि ये गोंडोफेरोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर था, और इसके दौरान ही ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस इंडिया में आया था फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है, केरल वगैरह में, ऐसा सीरियन टेक्स्ट में बताया गया है। तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ याद रखना नहीं, और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत है इंपॉर्टेंट, ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अभी हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो पार्थियन एम्पायर जो था वो इंडिया में नहीं था इतना बड़ा, वो वहाँ पे था सीरिया वगैरह में। पार्थियन एम्पायर इंडिया में इसका कोई रोल नहीं था, ठीक है। पहलवाज वगैरह आए थे थोड़ा बहुत, यहाँ पे थोड़ा बहुत उन्होंने रूल किया था। इतना बड़ा एम्पायर दिखा है तो इतना बड़ा जो था नहीं ऐसा बेसिकली देखा जाए तो। और काफ़ी एक तरीके से नेग्लिजिबल टाइम पीरियड के लिए इन्होंने यहाँ पे रूल किया था। बाद में यहाँ पे पूरा एरिया जो है कुशाना ने कब्जा कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। और कुशाना कौन सी थी, मतलब कुशाना कहाँ से आए थे, तो ये आए थे आपके सेंट्रल एशिया वगैरह से। यहाँ पे आप देख सकते हो कुशाना यहाँ पे रूल कर रहे थे, और ये एक ट्राइब थी। फिर ये इंडिया में आए, ठीक है। देखते हैं अभी इनके बारे में, मतलब जो कुशाना वगैरह थे इनके बारे में क्या है क्या नहीं है। तो कुशाना जो एम्पायर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुशाना का एम्पायर कितना बड़ा था। इन्होंने पल्लवास को रिप्लेस कर लिया था, इन्होंने शाकास को रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। और इन्होंने पार्थियंस को और थोड़ा वेस्टर्न साइड में मतलब एक तरीके से ढकेल दिया था, ठीक है। यहाँ पे वेस्टर्न सत्रप रूल कर रहे थे। अगर आप देखें तो रुद्रदमन वगैरह का यहाँ पे रूल चल रहा था उस वक्त, लेकिन कुशाना जब आए तो उन्होंने सबको रिप्लेस कर दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईस्टर्न यूपी तक इनका रोल जो है या फिर रूल जो है फैला हुआ था, ठीक है। इनकी 2 से 3 कैपिटल थी। अभी देखते हैं इनके बारे में डिटेल में। पहले आप इतना समझ लो कि कुशाना थे कौन और कहाँ से आए थे। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि ये जो कुशानास थे ना, ये यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे। जो यूची ट्राइब जो थी ना, वो यहाँ पे ये यहाँ पे जो ये वाला एरिया ना, इस एरिया में ये आपको यूची ट्राइब वगैरह दिखेंगे। यहाँ पे 5 ट्राइब्स थी, और फिर जो 5 ट्राइब्स थी उनको एक
एक छत्र के नीचे लाने का काम किया था आपके जो कडफिसेस थे उन्होंने, ठीक है, जो कि फाउंडर माना जाता है कुशाना एम्पायर के जो फाउंडर थे कडफिसेस, उन्होंने फिर ये जो 5 ट्राइब्स थे उनको यहाँ पे क्या किया था, मोबिलाइज किया था, फिर एक छत्र के नीचे लाया था और फिर ये इंडिया की तरफ आए थे। तो अभी देख लेते थोड़ा बहुत, थोड़ा पढ़ लेते इनके बारे में क्या है। तो पार्थियन जो थे दैट वर फॉलोड बाय कुशानाज हु वर आल्सो कॉल्ड एज यूचीज, ठीक है, यूचीज टाइप भी इन्हें कहा जाता था या फिर टोचारीज भी इन्हें कहा जाता था। कुशानाज जो थे ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स थी उनमें से एक थे, जो फाइव जो ट्राइब्स थी ना उनमें से एक कुशाना ट्राइब थी, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कडफिसेस जो है ना, कडफिसेस ये फाउंडर है, ठीक है, ये कुशाना हाउस का फाउंडर है जिसने 28 ईयर्स के लिए रूल किया था इंडिया में, फर्स्ट सेंचुरी एडी में। अभी ये जो इसकी डायनेस्टी है किस तरीके से बनी, तो चाइनीज जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, यह थोड़ा अजीब ही नाम है, तो इसके हिसाब से यूची जो चीफ था कुजुला कैडफिसेस, इसने 5 ट्राइब्स को यूनाइट किया था और फिर उनको नाम दिया कुशान्स, ठीक है। और ये फिर नॉर्दर्न माउंटेन्स जो था आपका हिंदू कुश वगैरह उसको क्रॉस करके इंडिया में आए, काबुल वगैरह में इन्होंने और कश्मीर वगैरह रीजन में इन्होंने वहाँ पे जो भी बैक्ट्रियन जो राजा थे, इंडो ग्रीक वगैरह जो राजा थे उनको डिफीट कर दिया और वहाँ पे उन्होंने उनका रूल इस्टेब्लिश किया। तो यहाँ पे जो इनके कॉइन्स हैं ना वो काफ़ी फेमस है क्योंकि सबसे प्योर जो गोल्ड कॉइन्स है वो कुशानाज ने जो है वो एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि मिंट किए थे। तो हिंदू कुश माउंटेन में ये आपको देखने को मिलेंगे और यहीं से आपको मतलब पता चल रहा है कि इनकी जो कुशाना की जो मूवमेंट थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अभी इसके कॉइन जो थे वो कहाँ पे मिले, हिंदू कुश माउंटेन के एरिया में मिले, मतलब यहाँ पे उसने रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। तो इसके जो कॉइन्स है यहाँ पे आपको बुद्धिज्म का काफ़ी इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो कडफिसेस है ना, कुजुला कडफिसेस, ये बुद्धिस्ट था, बुद्धिज्म को फॉलो करता था, लेकिन इसका जो बेटा था विमा, ये जो भगवान शंकर है, शिव है, इनका फॉलोअर था, ठीक है, इट वॉज द फॉलोअर ऑफ शिव। इसके बाद जो राजा बना था, तो मिडल ऑफ फर्स्ट सेंचुरी एडी के बाद में मतलब कुजुला जब मतलब इसकी जब डेथ हो जाती है तो इसका जो बेटा था विमा वो जो एक तरीके से राजा बनता है और फिर वो इंडिया के ऊपर इन द रियल सेंस अटैक करता है। मतलब इंडिया के ऊपर इंडिया में कुशानाज में सबसे पहले जो इंडिया में आया था वो था विमा। कश्मीर कबूल तक ये था आपका कडफिसेस था, लेकिन इंडिया में आने वाला इंटीरियर ऑफ इंडिया में ना, नॉर्थ इंडिया में मतलब जो यूपी पंजाब वगैरह में आने वाला जो था वो था विमा कडफिसेस, ठीक है। और इसका जो बेटा है वो माना जाता है आपका कनिष्क, ठीक है। तो विमा जो था ना इसने गोल्ड कॉइन इशू किए थे, विमा जो था इसने क्या इशू किए थे, गोल्ड कॉइन्स, जिसके ऊपर इंडियन इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अनलाइक हिज फादर जो जिसने कॉपर के कॉइन्स इशू किए थे, ठीक है, रोमन दिनारी के फॉर्म में थे वो, मतलब उसको इमिटेट कर रहे थे, उसकी कॉपी थे एक तरीके से, लेकिन विमा ने क्या किए थे, गोल्ड कॉइन इशू किए थे। तो सबसे प्योर गोल्ड कॉइन इशू किए थे विमा और जो कनिष्क थे उसने, ठीक है। क्वांटिटी सबसे ज़्यादा आपको गोल्ड कॉइन की गुप्ता पीरियड में देखने को मिलेगी, लेकिन जो क्वालिटी थी वो आपको कुशानाज के टाइम पीरियड में देखने को मिलेगी। तो विमा कडफिसेस वाज वन ऑफ द फ्यू अर्ली फॉरेन रूलर्स हु बिकेम zealous adherent ऑन द ऑफ एन इंडियन क्रीड, ठीक है, मतलब जो कि इंडियन में जो कल्चर था, इंडियन जो रिलीजन था उसमें काफ़ी इंटरेस्ट इसने लिया था। ये ऐसा पहला फॉरेन रूलर था, ठीक है। और इसके जो कॉइन्स थे ना उसमें आपको शैविज्म काफ़ी देखने को मिलेगा, मतलब ये भगवान शिव का काफ़ी बड़ा फॉलोअर था, काफ़ी बड़ा भक्त था। गोल्ड कॉइन आपको एबंडेंस में मिले, कॉपर कॉइन भी आपको एबंडेंस में मिले जो कि विमा कडफिसेस ने इशू किए थे। और इससे आपको पता चला कि कुशाना एम्पायर जो था वो काफ़ी एक तरीके से रिच था। और इस बार यूपीएससी की जो मेंस आपका जो ऑप्शनल हुआ है इसमें क्वेश्चन आया था कि जो आपको जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो देखने को मिलेगी वो कुशानास के टाइम पीरियड पे स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन गुप्तास के टाइम पीरियड पे वो पिक पे थी। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन इस बार आया था ऑप्शनल में, अगर आपने ऑप्शनल के पेपर देखे हो तो उसका आप रेफरेंस यहाँ से ले सकते हो कि जो गोल्ड कॉइन्स जो थे और जो कॉपर कॉइन्स थे जो विमा कडफिसेस ने यूज़ किए थे, उसके बेसिस पे आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे कुशाना जो एम्पायर था उस कितना प्रॉस्परस था, कितनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी। और ऐसा माना जाता है कि कुशानास के टाइम पीरियड पे ही जो ट्रेड जो था ना सिल्क में, स्पाइसेस में, जेम्स में और अदर आर्टिकल्स में भी वो काफ़ी लार्ज स्केल पे हो रहा था इंडिया और चाइना और रोमन एम्पायर के बीच। और ऐसा माना जाता है कि रोमन जो गोल्ड थे ना, रोमन गोल्ड कॉइन्स दैट फ्लोट इनटू इंडिया, और इसी की वजह से जो था ना एक फ्रेज काफ़ी फेमस हुई थी कि रोम वॉज ड्रेन्ड आउट ऑफ इट्स गोल्ड बाय इंडिया, ठीक है, कुशानाज के टाइम पीरियड पे। तो कुशानाज के टाइम पीरियड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेड जो है रोमन एम्पायर के सामने किया था और वहाँ से काफ़ी गोल्ड कॉइन हमारे इंडिया में आया था, ठीक है। तो यहाँ से आप ये जो 2 से 3 पॉइंट है ये यूज़ कर सकते हो उस आंसर में, ठीक है। तो आपको कनेक्ट करना है चीज़ों को, एक साथ आपको कहीं पे आंसर्स नहीं मिलने वाले, आपको 2 से 3 मतलब एक तरह हिस्ट्री क्या है, एक आपको ऐसे पढ़ना है कि जैसे आप स्टोरी पढ़ रहे हो और फिर आपको डॉट्स को कनेक्ट करना है, तो तभी आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाओगे। फिर कनिष्क जो है ना,
यहाँ पे इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और इसके जो एक्सेशन की जो डेट है, मतलब राजा बनने की जो डेट है, इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं कि 78 AD में इसने मतलब ये राजा बना था, कुछ लोग बोलते हैं 127 में ये राजा बना था। तो ज़्यादातर जो है 127 को माना जाता है। अभी यहाँ पे जो है आपको समझना होगा कि जो रूल जो था कनिष्क द ग्रेट का, जो फोर्थ कुशाना किंग था, उसका 30 से 40 साल तक चला था। अभी ये डिबेटेबल है, ठीक है, इसमें हमें जाना नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो कुशाना एम्पायर था ये कनिष्क के टाइम पे इसके झींगे पे था, मतलब पीक पे था। There has been long-standing debate about his accession to the throne, but mostly 78 AD is considered by historian. But अभी जो रिसेंट जो डिस्कवरीज हुई है उसके अकॉर्डिंग सेकंड सेंचुरी में इसका एक्सेशन माना जाता है, जो कि 127 BC। और यही के इसी से बेसिस पे जो शाका एरा वगैरह, मतलब शाका एरा कुछ लोग बोलते हैं कि शाका किंग की वजह से मनाया जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कनिष्क की वजह से मनाया जाता है। ठीक है, तो ठीक है, मोस्टली 78 के आसपास जो है वो शाका एरा स्टार्ट होता है, ये आपको याद रखना है। ये नोट्स में मैंने दिया होगा शाकास के बारे में, लेकिन इसका जो एक्सेशन है वो सेकंड सेंचुरी का था। अभी ये जो कुशाना था इसकी टेरिटरी काफ़ी बड़ी थी। इसने जो मैंने अभी आपको एम्पायर दिखाया वो उतना बड़ा एम्पायर, इस मतलब उतने बड़े एम्पायर के ऊपर इसने कब्जा किया था, या फिर इसका रूल था। यहाँ पे उज्जैन तक आपको साउथ में देखने को मिलेगा, ईस्ट तक आपको पाटलिपुत्र में देखने को मिलेगा। और अगर हम वेस्ट में देखें तो फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये है ना बगराम, ये अफगानिस्तान की एक साइट है। ठीक है, बगराम जो है ना अफगानिस्तान की साइट है और समर कैपिटल भी माना जाता था। तो यहाँ तक इसका रूल फैला हुआ था। ठीक है, और इसने काफ़ी जो है इसके मतलब जो कंस्ट्रक्शन वर्क था ये भी इसने काफ़ी किया था, जैसे कि मैसिव बिल्डिंग्स वगैरह इसने कंस्ट्रक्ट की थी। जैसे कि आपको देखने को मिलेगा जो फोर्ट है, बठिंडा का जो फोर्ट है वो भी इसी का है। ठीक है, किला मुबारक जिसे कहा जाता था, मॉडर्न डे बठिंडा सिटी है वहाँ पे। और ऐसा माना जाता है कि इसकी दो कैपिटल्स थी। एक कैपिटल जो थी वो थी नॉर्थ वेस्ट में पेशावर पाकिस्तान, और मथुरा इंडिया में। तो इंडियन टेरिटरीज को रूल करने के लिए मथुरा कैपिटल थी, और जो पेशावर जो था उसे पुरुषा पूरा वगैरह भी कहा जाता उस वक्त। ये जो वेस्टर्न टेरिटरीज थी उसको, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज को रूल करने के लिए। और बगराम नाम से जो जगह थी, जिसे आज मतलब उस वक्त कपिसा कहा जाता था। ठीक है, तो वो समर कैपिटल थी इनकी। ठीक है, तो ये अफगानिस्तान में आता है आपका। तो अब तक जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, इसके हिसाब से कनिष्क का जो था ना वो विमा कैडफिसेस का बेटा था, द ग्रैंड सन ऑफ सदक्सन एंड द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ कुजुला कैडफिसेस, इसीलिए इसको फोर्थ किंग बोला गया है। Kanishka era is now generally accepted to have begun in 127 BC on the basis of Harry Fox groundbreaking research। तो इस ये जो साइंटिस्ट है या फिर ये जो हिस्टोरियन है, इस हिस्टोरियन के बेसिस पे ये जो डेट्स थी वो अभी कंफर्म हो चुकी, क्योंकि इसने काफ़ी रिसर्च किया है इस पे ऊपर, इसको काफ़ी इंटरेस्ट था कनिष्क में। तो इसने जो रिसर्च किया इसके बेसिस पे 127 CE जो है माना जाता है कनिष्क का रूल ऐसे स्टार्ट होता है। तो ये कनिष्क की कुछ हिस्ट्री थी जिसको हमने देखा। अभी कनिष्क का जो एफिलिएशन था विद रिलीजन्स, ठीक है, तो ये देख ले। सबसे पहले कनिष्क का बुद्धिज्म के साथ क्या नाता था। अभी कनिष्क को याद रखा जाता है कि इसका जो एसोसिएशन था वो बुद्धिज्म के साथ काफ़ी ज़्यादा था। इसने खुद ऐसा माना जाता है कि बुद्धिज्म को इसने अपनाया था, और इसने फोर्थ बुद्धिस्ट जो काउंसिल थी कश्मीर में उसको कन्वीन किया था, उसको बुलाया था। ठीक है, और महायाना फॉर्म जो है ना बुद्धिज्म का, ये इसी की वजह से स्प्रेड हुआ है। और इसी की वजह से और इसी टाइम पीरियड में महायाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो डेवलप हो रहा था, और वो पीक पे था कनिष्क के टाइम पे। तो कनिष्क का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है महायाना बुद्धिज्म को फैलाने में, क्योंकि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी ना, यहाँ पे महायाना और हिनायाना जो फॉर्म्स थे, मतलब इसमें से महायाना जो फॉर्म था ना वो डोमिनेंट निकल के आया, और पूरे फिर दुनिया में यही फॉर्म जो है फैला है। फिर कुशान्स जो है ना, ये कुशान्स जो थे इन्होंने ग्रीको बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को एक तरीके से इनहेरिट किया था। इंडो ग्रीक जो किंगडम था मतलब यहाँ पे इंडो ग्रीक जो किंगडम था, हमने देखा था इसके बारे में, इंडो ग्रीक किंगडम के बारे में, इनको इन्होंने रिप्लेस किया और ग्रीको बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को इन्होंने अपनाया एक तरीके से। ठीक है, अगर हम देखें कि फर्स्ट सेंचुरी का अगर टाइम पीरियड देखें, फर्स्ट एंड थर्ड सेंचुरी BC का टाइम पीरियड, तो बुद्धिज्म जो था ना उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े रूलर्स जो देखने को मिलेंगे, मतलब कुशानाज वगैरह था। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा रूलर था, तो बुद्धिज्म को इसने काफ़ी सपोर्ट किया था। और इसी की वजह से माना जाता है कि सिल्क रोड जो था, वो सिल्क रोड जो है ना वो मतलब कमर्शियल रोड बन चुका था एक तरीके से। आप यहाँ से काफ़ी ट्रेड एंड कॉमर्स वगैरह जो है आपको होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से सिल्क रोड से एक तो मॉन्क वगैरह भी काफ़ी आते थे बुद्धिज्म के सर्च में, बुद्धिस्ट नॉलेज के सर्च में, और दूसरा जब वो आते तो अपना कल्चर साथ लेके आते थे, और वहाँ से जो ट्रेडर्स वगैरह थे वो भी फिर आते। तो सिल्क रोड काफ़ी डेवलप हुआ था उस वक्त पे। ठीक है, तो इसने मिशनरी एक्टिविटीज़ को काफ़ी एक तरीके से इनकरेज किया था, और बुद्धिस्ट जो मिशन थे वो काफ़ी भेजे थे सेंट्रल एशिया में, और इसी वजह से सिल्क रोड जो है ना वो काफ़ी डेवलप हुआ था इस वक्त। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सिल्क रोड के डेवलपमेंट में कनिष्क का क्या रोल है, किस तरीके से कनिष्क ने सिल्क रोड वगैरह को डेवलप किया है। तो आप बोल सकते हो कि सिल्क रोड जो है उस वक्त ये एक तरीके से मिशनरीज का रूट था। मिशनरीज एक्टिविटीज यहाँ पे काफ़ी चलती थी, मतलब बुद्धिस्ट मिशन वगैरह भेजे जाते थे। और इसी टाइम पे जो ट्रेड जो था चाइना के साथ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ वो काफ़ी फैलाया गया था। तो इसमें कनिष्क का काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रोल था।
अभी जो फर्स्ट सेंचुरी एडी जो है, फर्स्ट सेंचुरी एडी, इसमें बुद्धिस्ट जो बुक्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हुए थे, ठीक है। और उनके जो पैट्रन थे ना वो ट्रेडर्स थे। और जाहिर सी बात है कि ट्रेड अगर चल रहा है और वो बुद्धिज़्म को देखने के लिए या फिर बुद्धिज़्म के आइडियाज़ को फॉलो करने के लिए या फिर उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए जो मॉन्क वगैरह आते थे, उनके साथ जो ट्रेडर्स आते थे, वो फिर उन मॉन्क्स को पैट्रोनाइज करेंगे। और इसी की वजह से सिल्क रोड भी काफ़ी डेवलप उस वक्त हो चुका था, ठीक है। और ये जो लैंड रूट वगैरह जो थे ना, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो मोनास्ट्रीज वगैरह भी देखने को मिलेंगी, मतलब बनाई जाए, मतलब एक तरीके से कंस्ट्रक्ट वगैरह होती हुई देखने को आपको मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है, इसके ऊपर भी काफ़ी इन्फ्लुएंस इसका हुआ था। और गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो कुचाना के टाइम पीरियड में डेवलप हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। जो अफगानिस्तान और जो नॉर्दर्न पाकिस्तान के जो एरिया है, यहाँ पे आपका गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और गांधारी लैंग्वेज भी उस वक्त डेवलप हुई थी इसी की वजह से। अभी ऐसा माना जाता है कि कनिष्क का जो है उसने ग्रेट बुद्धिस्ट जो मॉन्क है अशोक घोष और वासुमित्र, इनको क्या किया था, पैट्रोनाइज किया था। और यही जो थे वो दो जो लोग थे जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में एक तरीके से मेन रोल प्ले किया था, ठीक है। जो कुंडलवन में हुई थी कश्मीर में, ठीक है। वासुमित्र यहाँ पे प्रेसिडेंट था, ठीक है। अशोक घोष जो था वाइस प्रेसिडेंट था। अदर रिलीजन जो था, अभी इसका मतलब ये नहीं कि ये बुद्धिज्म को फॉलो करता, मतलब अदर रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करता था। ही ऑल्सो बिलीव इन शैव फेथ, मतलब शिव जो थे ना उसमें भी इनका बिलीव था, शैविज्म में भी इनका ये बिलीव करता था। कॉइन्स ऑफ कनिष्क ऑल्सो डिपिक्ट्स मोटिव्स ऑफ ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स एंड अदर वेस्टर्न रिलीजियस ट्रेडिशन, मतलब एक तरीके से सेक्युलर ये राजा था। पर्शियन गॉड्स जैसे कि फायर गॉड, ठीक है, हेलियोस गॉड, सन गॉड, ये भी आपको उसके कॉइन्स पे देखने को मिलेंगे। तो एक तरीके से रिलीजियस टॉलरेंस वगैरह वाली पॉलिसी जो है वो अपनाता था, एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं। फिर पैटर्न ऑफ लर्निंग में आप क्या देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बुद्धिस्ट थियोलॉजिन जो थे इसको इसने एक तरीके से पैटर्नाइज किया था, जैसे कि अशोक घोष हो गए, वासुमित्र हो गए, फिर पर्श्य, संघकारा, धर्मत्रता, ठीक है, मत्रिचेता वगैरह। नागार्जुन वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ महायाना डॉक्ट्रिन। फिर चरका जो था, ठीक है, ये आयुर्वेद के ऊपर इसको काफ़ी ज्ञान वगैरह था, एक तरीके से एक फिजिशियन था उस वक्त का, ठीक है। वो कोर्ट फिजिशियन भी था कनिष्क का, ऐसा बोला जाता है। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हो कि ये पैटर्न ऑफ लर्निंग भी था। कुशाना कॉइन, इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि कुशाना जो थे इन्होंने प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन इशू किए थे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सबसे प्योर, सबसे क्वालिटी वाले जो गोल्ड कॉइन अगर किसी ने इशू किए थे वो थे कुशानास के। अभी ये जो कॉइनेज था कुशानास का, ठीक है, मतलब जो कुशानास ने जो गोल्ड कॉइन इशू किए थे वो क्वालिटी में थे, क्वालिटी भी उनमें थी, लेकिन वो काफ़ी लार्ज क्वान्टिटी में भी एक तरीके से थे, ठीक है। और ये जो कॉइन्स थे वो एक तरीके से एज अ टूल भी यूज होते थे फॉर प्रोपोगेटिंग द कुशाना रूलर्स की जो आइडियोलॉजी वगैरह थी उसको प्रोपोगेट करने के लिए। अभी जो कुशाना जो कॉइन्स थे इसको दिनार वगैरह कहा जाता था, ठीक है। और ये रोमन जो दिनारियस जो था ना, मतलब दिनारियस ऑरेंज जो रोमन कॉइन थे इनसे ये आए थे, ठीक है। अर्लियर पीरियड में हमने देखा था कि जो कुजुला की कटफिसेस थे उसने कॉपर के कॉइन्स इशू किए थे, उसको भी दिनाराई कहा जाता था। वो रोमन से भी इन्फ्लुएंस था क्योंकि काफ़ी ट्रेड वगैरह होता था उनके साथ। The coinage of Kushana was copied as far as the Kushana succession in the west and kingdom of Samantine Bengal in the east. और जो गुप्ता का जो कॉइनेज था वो भी इनिशियली मतलब कुशाना एम्पायर के जो कॉइनेज जो था इसके बेसिस पे था, मतलब वेट्स वगैरह हो गए, जो टेक्निक्स थे, जो डिजाइंस वगैरह थे, ये आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे, ठीक है। द इमेज ऑन गुप्ता कॉइन्स देन बिकम मोर इंडियन इन बोथ द स्टाइल एंड सब्जेक्ट मैटर कंपेयर टू अर्लियर डायनेस्टी वेयर द ग्रेको रोमन एंड पर्शियन स्टाइल वेयर मोस्टली इन्फ्लुएंस, मतलब फॉलो। गुप्ता कॉइन्स जो थे ना इसके ऊपर जो इमेजेस वगैरह जो होती थी, जो पैटर्न ये फॉलो करती थी, ये तो इनिशियली इन्होंने कुशानास को फॉलो किया, लेकिन बाद में फिर थोड़ा ग्रेको रोमन और थोड़ा पर्शियन स्टाइल को मिक्स करके फिर एक अलग तरीके की इंडियन स्टाइल अपने भी उन्होंने एक तरीके से क्रिएट की थी, ऐसा यहाँ पे बोला गया, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि गोल्ड जो था कुशानास के टाइम पीरियड में वो अल्टीमेटली रोमन ओरिजिन से था, और ये मैंने आपको अभी बताया था। क्योंकि रोमन के साथ ट्रेड इतना था कि ट्रेड की वजह से काफ़ी गोल्ड कॉइन इंडिया में इंपोर्ट मतलब एक तरीके से आया था एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। वो गोल्ड का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो आर्कियो मेटालॉजी का अगर हम स्टडी करें तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रोटॉन एक्टिवेशन एनालिसिस अगर हम करें तो जो यहाँ से पता चला कि कुशाना के जो गोल्ड कॉइन थे उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लैटिनम एंड पैलाडियम देखने को मिलेगा, जो कि ये जो हाइपोथेसिस है उसको रूल आउट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये जो ऊपर हाइपोथेसिस दी है इसको एक तरह से ये रूल आउट करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है कि रोमन जो प्रोविंसेस थे इसमें जो कॉइन्स थे वो और इनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब
जो आर्कियोमेटोलॉजिकल स्टडी उसके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि प्रोटॉन एनालिसिस अगर हम करें तो प्लैनेटियम एंड पैलेडियम का काफ़ी ज़्यादा जो यूज़ गोल्ड कॉइन्स में हुआ है वो आपको रोमन कॉइन्स में देखने को नहीं मिलता था, मतलब कि ये रोमन कॉइन ज़्यादातर नहीं थे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुशाना के जो गोल्ड कॉइन्स थे वो रोमन्स के थे, लेकिन फिर भी अगर हम पॉइंट देखें तो फिर दिक्कत है यहाँ पे। तो कुशाना के कॉइन जो थे वो रोमन्स के थे या फिर किसी और के थे, उनका ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है, ये अभी अननोन है। अगर आर्गूमेंट अगर हम कंसिडर करें तो ठीक है, आर्कियोमेटोलॉजिकल स्टडी की वजह से। अभी इनके फॉरेन रिलेशन क्या थे विद कुशान्स, मतलब कुशान्स के फॉरेन रिलेशन विद रोम। Several Roman sources describe the visit of ambassador from the king of Bactria and India during 2nd century, probably referring to Kushanas। तो ये अगर बैक्ट्रिया की बात करें तो बैक्ट्रिया रीजन कौन सा है, मैं आपको लास्ट लेक्चर में मतलब लास्ट 1-2 लेक्चर में बता चुका हूँ। तो जो रोमन सोर्सेज है वो उनका ऐसा कहना है कि एम्बेसडर्स जो है वो आए थे इंडिया से और बैक्ट्रिया रीजन से, मतलब कि एक तरीके से ट्रेड चल रहा था। और कुछ रोमन जो कुशानास कॉइन है यहाँ पे रोमा नाम से आपको मतलब सफिक्स या फिर इपिक्स वगैरह जो एक तरीके से यूज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से भी आप बता सकते हैं कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन वगैरह थे। और समर जो कैपिटल थी कुशाना एम्पायर की बेग्राम, यहाँ पे आपको कंसिडरेबल अमाउंट में गुड्स जो है वो देखने को मिलेंगे जो रोमन एम्पायर से आए, ठीक है, जैसे कि ग्लास वेयर वगैरह हो गए। और चाइनीज जो है ना वो भी आपको रोमन गुड्स के बारे में बोलेंगे कि कुशाना के रियाम में रोमन गुड्स भी थे, और यहाँ पे वो एक तरीके से एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर चाइना के साथ क्या कॉन्टैक्ट था, किस तरीके से फॉरेन रिलेशन इनका था। तो फर्स्ट सेंचुरी एंड सेकंड सेंचुरी एडी की अगर हम बात करें तो जो कुशाना एम्पायर जो था दैट वाज एक्सपांडेड मिलिट्री टू नॉर्थ एंड पुटिंग देम एट द सेंटर ऑफ प्रॉफिटेबल सेंट्रल एशियन कॉमर्स। अगर आप देखो यहाँ पर मैप देखो आप, ये मैप अगर देखोगे ना तो ये बिल्कुल यहाँ पे आपका यूरोप है ना, ये है यूरोप, ये है एशिया का नॉर्दर्न रीजन और ये है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आपको कुशाना एम्पायर देखने को मिला, मतलब कि जिनको भी ट्रेड करना है उनको कुशाना से ही होके गुजरना होगा। मतलब कुशाना एम्पायर के साथ रिलेशन अच्छे रखना ये जरूरी था हर किसी के लिए। तो मतलब इनकी मोनोपोली एक तरीके से आप बोल सकते हो, ट्रेड रूट के ऊपर मोनोपोली थी। अगर आपको इंडिया से देखो अभी एक मिनट, अगर आपको इंडिया से अगर यहाँ से किसी को वेस्टर्न कंट्री के साथ ट्रेड करना है तो आपको जाना कहाँ से होगा, आपको यहाँ से जाना होगा। अगर आप बाय लैंड रूट जाओगे, अगर चाइना को करना होगा तो वो इंडिया से आएंगे, है ना। यहाँ से अगर किसी को करना हो तो वो भी यहाँ से आएंगे, यहाँ से अगर किसी को करना हो तो वो भी यहाँ से आएंगे, अरेबिया से करना हो तो वो भी यहाँ से। मतलब एक तरीके से एट द हार्ट ऑफ जो एशिया बोल सकते हो वहाँ पे कुशाना एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ था। और ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट स्टेप्स था, या फिर लैंडमार्क अचीवमेंट्स भी बोल सकते हो आप कुशानास की, क्योंकि जिसको भी ट्रेड करना था फिर उनको कुशानास के थ्रू ही जाना था, ठीक है। फिर कुशाना जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी प्रेजेंट भी भेज रहे चाइनीज कोर्ट्स में, ठीक है। 2nd सेंचुरी बीडी में हुआन ऑफ हान जो एम्पायर था वहाँ पे उसके मतलब एक तरीके से रिलेशन अच्छे थे। तो उसके बाद ऐसा माना जाता है कि जो एक्सचेंज वगैरह जो तो कल्चर एक्सचेंज वो काफ़ी बढ़ गया इसके बाद, ठीक है। ये इंसिडेंट जब हुआ उसके बाद 2nd सेंचुरी बीसी में। और बुद्धिस्ट मिशनरीज भी काफ़ी आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे जाते हुए, जैसे कि लोक सेवा वगैरह, ठीक है। ये एक्टिव था चाइनीज कैपिटल सिटी ऑफ न्यूआंग एंड समटाइम्स इन नानजिंग वगैरह। मतलब ये एक बुद्धिस्ट मिशनरी थी लोक सेमा नाम से, ये काफ़ी एक्टिव थी चाइना वगैरह में। तो ये जो मिशन प्रेजेंट्स वगैरह भेजे थे कुशाना ने, इसके बाद चाइना और इंडिया के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो दे वर फर्स्ट रिकॉर्डेड प्रोमोटर्स ऑफ हिनायाना एंड महायाना स्क्रिप्चर्स इन चाइना में अगर आप देखो तो फर्स्ट रिकॉर्डेड अगर आपको बुद्धिस्ट मिशनरीज देखेंगे तो वो लोक सेमा थी, ठीक है। ग्रेटली कंट्रीब्यूटिंग टू सिल्क रोड ट्रांसमिशन ऑफ बुद्धिज्म। तो यहाँ से सिल्क रोड के थ्रू ये ज़्यादातर होता था, ठीक है। अभी हमारा क्या बचा है, तो अभी हमारा बचा है ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर, इकोनॉमी एंड सोशल कंडीशन। बाकी तो जो हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला पोर्शन है तो हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हमने कॉन्टेक्स्ट हमारा हो चुका है, हमने कॉइनेज को देख लिए इस टाइम पीरियड में जो कॉइनेज वगैरह थे, ठीक है। हमने जो महायाना का जो डेवलपमेंट हो रहा था उसको हमने एक तरीके से इनडायरेक्टली देख लिया है, ठीक है। नोट्स में आपको डिटेल में मिल जाएंगे। और अभी हमारा बच्चा है ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर, इकोनॉमी एंड सोशल कंडीशन। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो हम सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी इसके बाद जो हमारा जो टॉपिक आएगा, मतलब ये टॉपिक जो है इसके ऊपर अभी हमारे 1 या 2 लेक्चर में हो जाएगा, मतलब एक ही लेक्चर में हो जाएगा ज़्यादातर। उसके बाद फिर हम 9 जो टॉपिक है गुप्ता पीरियड वगैरह
उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। गुप्ता पीरियड या फिर जो भी होगा 9 टॉपिक, गुप्ता पीरियड होगा शायद, उसके ऊपर अभी हम मतलब 10th टॉपिक जो है उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट मतलब लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर डिस्कशन।